नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। सरकार ने लेटरल एंट्री पर लिया यू टर्न, यूपीएससी को किया नोटिफिकेशन कैंसिल करने का आदेश जारी, विपक्ष ने जताई थी भारी आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने गठित की टास्क फोर्स, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने की दी जिम्मेदारी, 2 महीने में सौंपनी होगी फाइनल रिपोर्ट। और 20 अगस्त को मना सद्भावना दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, टेलीकम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए मशहूर है उनका कार्यकाल। आइए शुरू करें। यूपीएससी सरीखे परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जानते हैं कि ऊंचे प्रशासनिक पदों पर पहुंचने का रास्ता किन कठिनाइयों से होकर गुजरता है। लेकिन अगर पता चले कि सरकार कुछ पदों पर सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री कर रही है तो लगेगा कि जब सीधा रास्ता है ही तो सिविल एग्जाम की तैयारी करने के युद्ध में क्यों उतरा जाए। लेकिन ये बात इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, आइए समझते हैं। हाल ही में फिर से सरकार द्वारा की जा रही लेटरल एंट्री पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल यूपीएससी ने सीनियर ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में दिए गए 45 पद लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे, यानी ये यूपीएससी की ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं की तरह एंट्री लेवल पर न होकर सीधे उच्च पदों में भर्ती के लिए हैं। 45 पदों में 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक और उप सचिव के पद हैं। लेटरल एंट्री के इन पदों का नोटिफिकेशन आते ही विवाद छिड़ गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को दरकिनार कर रही है। अब इसमें रिजर्वेशन को दरकिनार करने की बात क्यों की जा रही है? दरअसल सरकार के ही डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक सर्कुलर नोटिस है, जिसके मुताबिक डेपुटेशन पर होने वाली नियुक्तियों में रिजर्वेशन कंपलसरी नहीं है और लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली नियुक्तियों को डेपुटेशन के ही बराबर माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सिंगल पोस्ट कैडर में रिजर्वेशन लागू नहीं होता और लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली हर भर्ती सिंगल पोस्ट कैडर है। सरकार इसमें पहले तो डिफेंसिव मोड में थी। सरकार का कहना है कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में डेवलप किया गया था। दरअसल 2005 में यूपीए सरकार ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर होने वाली भर्तियों को विशेषज्ञों से भरा जाए। इन विशेषज्ञों को बिना परीक्षा पास किए सिर्फ इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रशासनिक आयोग ने तय किया था कि अधिकारी की उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए और उसे काम करते हुए कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। लेटरल एंट्री में अफसर बनने के लिए 3 स्टेज की परीक्षा पास नहीं करनी होती। इसमें सीधे इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर यह नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, लेकिन इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार में पहली बार लेटरल एंट्री की शुरुआत हुई थी 2018 में। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक जुलाई 2024 तक 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के जरिए ही की गई थी। हालांकि सरकार लंबे वक्त तक डिफेंसिव नहीं रही। बाद में खबर आई कि सरकार ने यूपीएससी को लेटरल एंट्री के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस दिन का मकसद देश के विभिन्न समुदायों के बीच शांति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के 6ठे प्रधानमंत्री के तौर पर 1984 से 1989 के दौरान काम किया। उनकी नीतियां उनसे पहले के प्रधानमंत्रियों से बहुत अलग थीं। जैसे उन्होंने तकनीक उद्योग में कर में कटौती की। उन्हें फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। उनके कार्यकाल में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सीडॉट का गठन किया गया, जिसने भारत की टेलीकम्युनिकेशन जरूरतों को पूरा किया। सीडॉट ने भारत के कम्युनिकेशन सेक्टर में पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस के जरिए क्रांति ला दी। इन पीसीओज ने ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी दुनिया से जोड़ दिया। 1986 में एमटीएनएल के गठन के जरिए टेलीफोन नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने में मदद मिली। उनके कार्यकाल में ही वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 करने के लिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। भले ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 में लाया गया, लेकिन लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के फाउंडेशन का काम उन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। उनके कार्यकाल में एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 लागू हुआ। इसके अलावा उन्हें देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाने के लिए भी जाना जाता है।
कोलकाता रेप केस और मर्डर मामले में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस टास्क फोर्स को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टास्क फोर्स अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्तों में और फाइनल रिपोर्ट 2 महीनों के भीतर सौंपेगी। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष टास्क फोर्स के पदेन सदस्य होंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के मुताबिक मेडिकल संस्थानों में इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नॉर्म्स की कमी के चलते मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा और सेक्सुअल वायलेंस की वारदातें बढ़ रही हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। इस टास्क फोर्स को 2 स्तरों पर काम करना है। एक, मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ होने वाली हिंसा और जेंडर बेस्ड हिंसा को रोकने के लिए, और दूसरा, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सों और सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य स्थितियों के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करना। देखिए, जब डॉक्टर्स की अनदेखी के चलते किसी मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर को जिम्मेदार माना जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन अगर डॉक्टर्स की सेफ्टी की बात करें तो अभी तक कोई सख्त कानून लागू नहीं है। किसी भी देश की प्रगति में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर देश में मेडिकल संस्थानों में सेफ्टी इश्यूज हैं तो बाकी के वर्कप्लेस की सेफ्टी की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में ही पुलिस ने 31,516 रेप केस रिपोर्ट किए। इन आंकड़ों में 2021 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। जाहिर है, निर्भया केस के बाद सरकार ने कड़े कानून लागू तो किए, लेकिन इन मामलों में कमी दिखाई नहीं देती। केवल कड़े कानून इन स्थितियों में सुधार नहीं ला सकते। जरूरत है समाज के स्तर पर एक बड़े सुधार की। वो सुधार जो घर से शुरू होकर स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस और पब्लिक प्लेस तक पहुंचे। वो सुधार जिसमें सड़क पर चल रही लड़कियों पर कसी जाने वाली फब्तियों से लेकर ऑनलाइन होने वाली ट्रोलिंग तक को रोका जा सके। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। ये मलेशिया के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। भारत और मलेशिया के बीच बेहद मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के बाद ये संबंध महज द्विपक्षीय न रहकर कूटनीतिक सहयोग में तब्दील हो गए थे। 2024 में दोनों देश कूटनीतिक सहयोग के दूसरे दशक में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अनवर इब्राहिम की ये यात्रा दोनों देशों के भविष्य के लिए नए रास्ते खोलेगी। इस यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया के बीच कुछ अहम समझौतों के साथ मलेशिया ब्रिक्स में अपनी सदस्यता के बिड को मजबूती से रखना चाहता है। इसके अलावा आसियान के अगले सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया के पास ही है। दरअसल जब किसी देश को किसी महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी सौंपी जाती है तो वो उसके पहले द्विपक्षीय संबंधों के जरिए समझौतों पर काम करता है, जिससे सम्मेलन के दौरान उन्हें फाइनल किया जा सके। मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक अहम पिलर है। साउथ ईस्ट एशिया में भारत का एक अहम सहयोगी है। मलेशिया का रणनीतिक तौर पर महत्व समझने के लिए हमें उसकी लोकेशन को समझना होगा। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित मलेशिया को साउथ चाइना सी 2 भागों में बांटता है। पहला हिस्सा है प्रायद्वीपीय मलेशिया, जिसे पश्चिमी मलेशिया कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है ईस्ट मलेशिया या फिर पूर्वी मलेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है। ये मलय पेनिनसुला के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। साथ ही इसकी सीमा थाईलैंड से लगती है। वहीं पूर्वी हिस्सा बोर्नियो आइलैंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जिसकी सीमा इंडोनेशिया और ब्रुनई से लगती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड और पश्चिमी मलेशिया के बीच स्थित है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बेहद महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच लिंक का काम करती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे में है आज वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम को महाउपनिषद से लिया गया है। मतलब कि ये पृथ्वी पर मौजूद हर तरह का जीवन, चाहे इंसान का हो या फिर जानवर या फिर सूक्ष्म जीव, सभी एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं, ये बताता है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से जुड़कर बना है। वसुधा यानी पृथ्वी, इवा यानी की तरह, और कुटुंबकम से मतलब है विस्तृत परिवार, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम ही रखी गई थी। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए आधिकारिक तौर पर एसओपी लॉन्च की। यह प्रोग्राम पंचकर्म संकल्प के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य भारत में डीजल चालित हार्बर टग्स को शून्य उत्सर्जन और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों से प्रतिस्थापित करना है। इनका निर्माण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय शिपयार्ड में किया जाएगा, जो घरेलू टग उद्योग को बढ़ावा देगा। इसका पहला चरण अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2027 तक चलेगा और इस चरण के दौरान 4 प्रमुख बंदरगाहों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण इसमें शामिल होंगे। यहाँ आपको बता दें कि टग एक विशेष श्रेणी की नाव होती है जो बड़े जहाजों को बंदरगाह में प्रवेश कराने या वहां से निकालने में मदद करती है। सतारा जिले का मन्याचिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा में आयोजित एक समारोह में सोलर विलेज योजना की शुरुआत की। इसका मकसद 100 गांवों को 100% सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी मॉडल सोलर विलेज के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जारी किए गए थे। इसके अंतर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने पर जोर दिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक में स्टार्टअप और एमएसएमई से आवेदन की डिमांड की है। राइज पहल को 2023 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर को सहायता प्रदान करना है। यह ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी और भारत के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा संचालित एक द्विपक्षीय पहल है। यह पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप्स और छोटे से लेकर मध्यम आकार के उद्यमों पर केंद्रित है, जो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और समाधानों पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार एर्नेस्टो को पुनः तूफान की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और ये तूफान अमेरिका के पूर्वी तट तथा कनाडा के समुद्र तटों पर खतरनाक लहरों का कारण बन सकता है। यह भी कहा गया है कि अगले 12 घंटों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है, जिसके बाद यह कमजोर पड़ेगा। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। एर्नेस्टो अटलांटिक महासागर में आने वाला इस वर्ष का 5वां तूफान है। 19वां CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्रिएटिंग वन फ्यूचर शीर्षक वाला यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 20 से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद अफ्रीका के विकास के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण में भारत अफ्रीका साझेदारी की भूमिका को दर्शाना है। आपको बता दें, भारत अफ्रीका साझेदारी पर अफ्रीका कॉन्क्लेव की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ ने विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार के साथ मिलकर शुरू किया था। यह विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीका और भारत के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति निर्माताओं और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक के रूप में उभरा है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सोलर विलेज बना है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, न तो एक न ही दो, या फिर एक और दो, दोनों। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र का तकरीबन 10% हिस्सा रामसर स्थलों में शामिल आर्द्र भूमियों का है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि सूची और मूल्यांकन इसरो द्वारा तैयार किया जाता है। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या इंडोनेशिया में है। सही कथनों का चुनाव करना था, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। और सही जवाब है विकल्प ए, केवल एक और दो। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय ध्वज में लगा नीला चक्र 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र का अर्थ है न्याय का पहिया, धर्म का पहिया, शक्ति का पहिया या फिर अहिंसा का पहिया। सही जवाब है विकल्प ए, न्याय का पहिया। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।